ऑफिस से घर आते ही आलोक बहुत थक गया था। पत्नी को चाय का कहकर वो सोफे पर पसर गया। कुछ देर बाद रूबी चाय बिस्किट ट्रे में लाकर आलोक के समक्ष बैठ गई। चाय का घूंट लेते हुए आलोक ने कहा, अरे यार, एक बात तो बताना ही भूल गया। मुझे ऑफिस की तरफ से इस बार दिल्ली जाना पड़ेगा। रूबी खुशी से उछल पड़ी। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कबीर और राशि के स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां हैं। 2 दिन की छुट्टी उन्हें और दिला देंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, आलोक ने कहा। रूबी के उत्साह का उफान 2 गुना हो गया। कितने दिन हो गए दिल्ली गए हुए, अब हफ्ते बहुत मज़े से कटेंगे। बच्चों को भी इस बार पूरी दिल्ली घुमा दूंगी। रूबी के स्वर में बच्चों की सी सोखी देख आलोक के अधरों पर मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा बाबा, खूब घूमना घुमाना, पर अब कुछ खिला दो। हाँ, मैं ला रही हूँ, पर तुम कल सुबह ही ऑफिस से फ़ोन करके भैया को अपना प्रोग्राम बता देना। रूबी ने उठते हुए कहा तो आलोक फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। पर मैं तो सोच रहा था कि इस बार उन्हें अचानक पहुंचकर सरप्राइज कर देंगे। नहीं, तुम पहले फ़ोन ज़रूर कर देना। कमरे से निकलती हुई रूबी एक पल को ठहर गई। पर क्यों? अरे, उन्हें कुछ तैयारी करनी होगी। आखिर तुम दामाद हो उस घर के। कहते हुए रूबी रसोई घर की ओर मुड़ गई, पर आलोक का चेहरा गंभीर हो उठा। रूबी की यही बात तो उसे अच्छी नहीं लगती थी। ससुराल में उसकी इतनी आवभगत होती कि संकोच महसूस करके वह स्वयं वहाँ बहुत कम जाता था। रूबी के भैया भाभी से जब जब उसने औपचारिकता के इन बंधनों को काटने का अनुरोध किया तो रूबी ने बीच में आकर सब कुछ वहीं का वहीं स्थिर कर दिया। वह बोली, हम कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं। इस संबंध में आलोक ने खुद कितनी बार पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ रहा। उसके मस्तिष्क पर तो संस्कारों की स्याही से लिखी इबारत इतनी पक्की थी कि उस पर कोई रंग चढ़ने को तैयार न था। रूबी नाश्ता ले आई। नाश्ता करके उठते हुए आलोक धीमे से बोला, शुक्रवार को रात की गाड़ी से चलना है। मैं ऑफिस से किसी को भेजकर बुकिंग करवा लूँगा। तुम सब तैयारी कर लेना। दिल्ली जाने की बात सुनकर बच्चों की भी खुशी का ठिकाना न था। पिछली बार की स्मृतियाँ अभी भी ताज़ा थी, सो वे आगे का प्रोग्राम बना रहे थे। याद है कबीर, पिछली बार मामा जी के यहाँ कितना मज़ा आया था। रोज़ खूब चाट पकौड़े, आइसक्रीम और रसगुल्ले खाते थे। वीसीआर पर रोज़ फिल्म। राशि ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा तो कबीर भी बोल पड़ा, अरे इस बार तो हम खूब दिल्ली घूमेंगे। और माँ कह रही थी कि हम पूरे साल भर बाद वहाँ जा रहे हैं। मामा जी हमको नए नए कपड़े भी देंगे। सुनकर उधर से गुजरते आलोक का मन खट्टा हो गया। दिल तो किया कि रूबी का जाना रद्द कर दे। वह सोचने लगा, आखिर क्या कमी है उसके घर में जो वह अभी तक मायके वालों से इतनी अपेक्षाएं रखती है। फिर वह यह क्यों नहीं सोचती कि उसके भाई का अपना परिवार है। कब तक अपने माँ बाप के दायित्वों का बोझ वह उठाता रहेगा। शराफत की भी एक सीमा होती है। अगर भाई अपने कर्तव्यों को निभा रहा है तो बहन का भी तो कुछ फर्ज बनता है। पर रूबी तो इस मामले में बिल्कुल कोरी है। अधिकारियों की सीमाएं लांघना तो उसे खूब आता है, पर कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा के करीब भी जाना उसे पसंद नहीं। अब बच्चों के भोले मस्तिष्क में भी इस प्रकार की बातें डालकर वह अच्छा नहीं कर रही। उसी पल आलोक ने निश्चय कर लिया कि इस बार वापस आने पर वह रूबी से इस विषय में कड़ाई से पेश आएगा। अब जाते समय वह इस बात को छेड़कर पत्नी और फिर स्वयं का मूड खराब नहीं करना चाहता था। स्टेशन पर ही भैया भाभी आए हुए थे, पर इस बार आलोक ने महसूस किया कि हर बार की तरह उनके चेहरों पर वह ताजगी नहीं थी जिसे देखने का वह अभ्यस्त था। घर जाते समय उसने दबे शब्दों में उसे पूछने का प्रयत्न भी किया, जिसे भैया हंसकर टाल गए। पर रूबी इन सब से बेखबर अपनी ही रौ में भाभी को कानपुर के किस्से सुनाती जा रही थी। घर पहुंचते ही सबने नाश्ता किया। एक तो जबरदस्त भूख, ऊपर से भाभी ने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था कि प्लेटों पर प्लेट साफ होती चली गई। नाश्ते के बाद भाभी तो रसोई घर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था में लग गई और रूबी भैया से गपशप मारने में मशगूल हो गई। भैया, अब ऑफिस जाकर गाड़ी वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं बच्चों को दिल्ली घुमाने का वादा कर चुकी हूँ। बातों के दौरान रूबी ने कहा तो पास ही खड़ा टाई की गांठ लगाता आलोक झल्ला उठा, तुम भी कमाल करती हो रूबी। भैया का ऑफिस यहाँ रखा है। 30 किलोमीटर दूर से कार वापस आए और फिर शाम को भैया को भी लौटना है। इससे तो अच्छा है कि तुम लोग टैक्सी से जाओ।
बच्चे आराम से घूम लेंगे। देखो जी, तुम मेरे और मेरे भैया के बीच में मत बोलो, यह हमारे आपस की बात है, रूबी ने चिढ़ कर कहा। तो क्रोध में भरा आलोक बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वह जानता था कि मायके में रूबी से कुछ कहना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। अगले 2 दिनों तक आलोक अपने ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त रहा। उसकी कंपनी द्वारा एक नई फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में कनाडा से कुछ सुपरवाइजर आए हुए थे, इसलिए दोपहर और रात का खाना भी उसे विदेशी अतिथियों के साथ ही खाना पड़ता था। इस बीच रूबी ने भैया की कार से बच्चों को जी भरकर सैर कराई। भाभी के बच्चे तो स्कूल चले जाते थे और भाभी को घर में ही काफ़ी काम था, क्योंकि पुराना नौकर इन दिनों छुट्टी पर था, इसलिए रूबी के साथ केवल कबीर और राशि ही थे। तीसरे दिन आलोक ने आकर बताया कि अगले 2 दिनों की मीटिंग शिमला में होनी है और रूबी अगर वहाँ अकेले घूमना पसंद करे तो उसके साथ चल सकती है। घुमक्कड़ रूबी को इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी। शानदार होटल में रहना, खाना और घूमने के लिए कंपनी की गाड़ी। उसने झट से हाँ कर दी। पर शिमला में पहला दिन ही उसका अच्छा नहीं बीता। वहाँ पहुँचते ही मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी होने लगी। आलोक के जाने के बाद रूबी को होटल के कमरे में ही सारा दिन गुजारना पड़ा। इसलिए जब आलोक ने रात में लौटकर बताया कि मीटिंग 2 दिन के बजाय एक ही दिन में ख़त्म हो गई है और वे सवेरे ही दिल्ली वापस जा रहे हैं, तो रूबी ने चैन की सांस ली। भैया के घर पहुंचते ही गेट पर रूबी की छोटी बहन आस्था मिल गई। दौड़कर उसने रूबी को अपनी बाहों में भर लिया। ओ दीदी, कितने दिन बाद मिली हो, पर तू कब आई? रूबी ने उसके साथ भीतर कदम रखते हुए पूछा। कल, बस तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद। विपिन को कुछ सामान खरीदना था। अच्छा, पर इससे तो तू 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं शिमला की बोरियत से बच जाती, रूबी ने हंसकर कहा। तो आस्था भी मुस्कुरा दी। क्यों, शिमला में जीजाजी के साथ अच्छा नहीं लगा क्या? यह बात नहीं है, रूबी झेपती सी बोली। वहां पहुंचते ही मौसम इतना खराब हो गया कि होटल से बाहर पाँव निकालना भी दुश्वार था। कहते कहते उसने सोफे पर बैठते ही वहीं से आवाज़ लगाई। अरे भाभी, जरा चाय तो पिला दो। पर तुम कहाँ चली साली जी? हमारे आते ही टैक्सी वालों को भाड़ा चुकाकर तब तक आलोक भी भीतर आ गया। आस्था को उठते देख उसने चुटकी ली तो उसने भी हंसकर जवाब दिया, आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाने। पर तू क्यों जा रही है? रसोई में भाभी तो है। रूबी ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे बिठाने का प्रयत्न किया, पर उसने धीमे से हाथ छुड़ा लिया। भाभी गाजियाबाद गई हैं भैया के साथ, उनकी बहन के लड़के का जन्मदिन है आज। क्या? पर तुझे यहाँ अकेली छोड़कर? रूबी का स्वर आश्चर्य की नोक पर लटक गया तो आस्था गंभीर हो उठी। वे गई नहीं, बल्कि मैंने ही उन्हें जबरदस्ती भेजा है। इस घर में तो ब्याह से पहले मैंने 20 साल गुजारे हैं। यहाँ रहकर अकेलापन कैसा? फिर रुद्र और अदिति हैं, वे लोग स्कूल के कारण नहीं गए हैं, और विपिन तो शाम को आ ही जाते हैं। कुछ सोच में पड़ गई रूबी, फिर धीमे से बोली, पर भाभी को तो मालूम था कि हमें लौटते ही कानपुर जाना है। हाँ, लेकिन दीदी, तुम अपने कार्यक्रम के मुताबिक एक दिन पहले लौट आई हो और कल तुम्हारे जाने से पहले तक भाभी आ जाएंगी, कहकर आस्था चाय बनाने चली गई। पर रूबी को भाभी का यह उपेक्षित व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। सोचने लगी कि आखिर वह रोज रोज तो मायके आती नहीं। कुछ ही देर में आस्था चाय के साथ पकौड़े भी बना लाई और सब लोग चाय पीने के साथ साथ हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। बातों के दौरान ही आस्था रसोई घर से सब्जी उठा लाई और जब तक बातें खत्म हुई तब तक उसने रात के खाने के लिए सब्जियां काट ली थी। अगले 2 घंटों में आस्था ने रात का खाना तैयार कर लिया। रूबी ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। तब तक विपिन भी आ गया। फिर खाने की मेज पर कुछ अतीत और कुछ वर्तमान की बातों में कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ही भैया भाभी आ गए। रूबी को पहले ही वहां उपस्थित देखकर भाभी को थोड़ी हैरानी हुई, पर आस्था ने तुरंत आगे आते हुए हंसकर कहा, दीदी का प्रोग्राम बदल गया था, इसलिए कल शाम ही आ गई। पर घबराओ नहीं भाभी, तुम्हारे मेहमान को मैंने कोई तकलीफ नहीं होने दी है। यह सुनकर और समझकर रूबी चिढ़ गई। मैं मेहमान हूं तो आस्था क्या है? पर बहन से बात ना बढ़ाने की गरज से चुप रही। तभी भाभी रसोई घर की ओर बढ़ी तो आस्था ने उन्हें रोक दिया। तुम बैठो भाभी, अभी सफ़र से थकी मांदी आई हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर रूबी ने गौर किया कि भाभी के आने के बाद भी आस्था घर के हर काम में इतनी रुचि ले रही है, जैसे
वह कभी इस घर से गई ही नहीं हो। वह उसी घर का एक अंग लग रही थी। भैया भी बात बात पर आस्था और विपिन से सलाह ले रहे थे। भैया के बच्चों को तो वह कल से ही देख रही थी। वे किसी न किसी बहाने आस्था को घेरे हुए थे। खाना बनाते समय रसोई घर से बराबर आस्था और भाभी की आवाज़ें आ रही थी। सब कुछ महसूस कर रूबी को पहली बार उस घर में अपना अपमान सा लगा, वह भी अपनी ही छोटी बहन के कारण। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या कर दिया है आस्था ने जो भाभी उसे इस कदर घुल मिलकर बातें कर रही है। मुझे तो याद नहीं कि भाभी ने कभी मुझसे भी इतनी अतरंगता से बात की हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? आस्था का पति अगर सफल व्यवसायी है तो आलोक भी तो एक प्रतिष्ठित फर्म में उच्च अधिकारी हैं। रूबी का मन उदास हो गया तो वह चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। आलोक ऑफिस जा चुके थे और विपिन भैया के साथ फैक्ट्री चले गए। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तन्हाई उसे बहुत खल रही थी, पर इससे भी ज्यादा गम उसे इस बात का था कि उसकी उपस्थिति से बेखबर आस्था और भाभी अपनी ही बातों में मशगूल हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ लेटी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुछ ही देर में आस्था ने कमरे में घुसते हुए कहा तो वह जानबूझकर चुप रही, पर मन ही मन बड़बड़ाई, खाक मुझे ढूंढ रही है, झूठी कहीं की। क्या बात है रूबी, तबीयत तो ठीक है ना? तब तक भाभी भी आ गई। रूबी के माथे पर हाथ रखकर उन्होंने बुखार का अंदाज़ा लगाना चाहा, पर उसने धीमे से उनका हाथ हटा दिया। ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं है। सिर में दर्द है क्या? भाभी के स्वर में चिंता उभर आई तो वह गुस्से से भर गई। ऊपर से कैसा दिखावा करती है, उसने सोचा। आस्था और भाभी के बहुत जोर देने पर वह बाहर आकर बैठ गई तो, पर उसका मन अनमना ही रहा। कानपुर जाने के लिए उन लोगों को अगले दिन का आरक्षण मिल गया था। रात में भैया आलोक और विपिन की खाने पीने की विशेष महफिल जम गई। भाभी और आस्था ने मिलकर कई तरह के व्यंजन भी बना लिए थे। आस्था, सोया चाप तो तुम ही बनाओ, तुम्हारे भैया बहुत पसंद करते हैं, भाभी ने हंसकर आस्था से कहा। पर उस समय वे यह नहीं देख पाई कि वहीं खड़ी रूबी का मुंह अचानक ही सिकुड़ कर रह गया था। मन में पलती अपमान की पीड़ा को सिर दर्द का नाम देकर रूबी जल्द ही बिस्तर पर आ गई। आलोक भी 12 बजते बजते नींद से बोझिल आंखें लिए पलंग पर लेटते ही सो गए, पर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए देर तक जागती रूबी के कानों में कुछ आवाजें रह रहकर आ रही थी। आलोक के आने के बाद वह स्नान घर जाने के लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि खाने के कमरे से आती आवाज, विपिन की आवाज़ सुनकर वह चौंक कर ठिठक गई। वह कह रहा था, भैया आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई हल शीघ्र ही निकल आएगा। अरे मुझसे ज़्यादा तो चिंता विनीता को है, जो दिन रात उसी में घुल जाती है। देखते नहीं इसका चेहरा? यह भैया का स्वर था। अरे भाभी, जब तक हम हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। आस्था के स्वर में दिलासा के रंग लबालब झलक रहे थे, जिन्हें महसूस करके ही शायद भैया ने भरे कंठ से कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग ही तो हो जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। स्नान घर से आते ही अपमान की अग्नि में रूबी का तन मन सुलग उठा। तो क्या मैं इतनी पराई हूँ? विपिन के सम्मुख भैया अपनी समस्या कह सकते हैं, पर अपनी ही सगी बहन से इतना दुराव? मैं तो भैया भाभी के घर को बिल्कुल अपना समझकर यहाँ आने को उत्सुक रहती थी, पर क्या मालूम था कि उनका स्नेह और सत्कार केवल दिखावा है, अपनापन तो केवल आस्था के हिस्से में। मन आहत हुआ तो आंखों से बरबस ही गंगा जमुना की धार बह निकली और वह उसी पानी में डूबकर सो गई। पता ही नहीं चला। सुबह जब वह सोकर उठी तो वाकई उसका सिर भारी था, पर रात के अनुभव की खटास अभी दिल से मिटी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह दिल्ली जल्दी नहीं आएगी, पर रात को आस्था, विपिन और भैया की बात का अधूरा सिरा अभी भी उसके सीने में फांस की तरह चुभ रहा था। जब सब कुछ असहनीय हो गया तो वह आस्था को लेकर ऊपर चली आई। मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस दिन संडे था, बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे और नाश्ते के बाद आलोक विपिन के साथ बाजार चले गए। भैया बैठक में किसी से बातें कर रहे थे और भाभी नहा रही थी। पर ऐसी क्या बात है जो तुम भाभी के सामने? आस्था ने छत की मुंडेर पर बैठते हुए पूछा तो रूबी बीच में ही बोल पड़ी, क्यों? बहुत सी बातें क्या ऐसी नहीं है जो भाभी मेरे सामने नहीं कहना चाहती? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बहन का तल्ख स्वर आस्था को हतप्रभ कर गया। देख आस्था, अनजान बनने की कोशिश मत कर। मैं कल से देख रही हूँ अपने प्रति सबका बेगाना व्यवहार, और जिसे
मैं इतने दिन तक उनका प्यार समझती रही, अब जाकर मालूम हुआ कि यह एक खोखला दिखावा था। रूबी का स्वर अभी भी कसेला था, पर आस्था ने अपना स्वर यथासंभव कोमल बना लिया। यह तुम कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हूँ? रूबी गुस्से से बोली। कल से मैं देख नहीं रही कि हर बात में भैया भाभी का तुझसे मशवरा करना, वह घुट घुट कर बातें करना और भैया की कुछ समस्या। आखिरी शब्दों पर रूबी हिचकिचा गई तो आस्था व्यंग से मुस्कुरा दी। तो तुमने सब सुन लिया, चलो यह भी अच्छा ही हुआ। पर उस और बिना ध्यान दिए रूबी अपने ही रौ में शिकायतें करती जा रही थी। देख आस्था, मैं तुझसे बड़ी हूँ, फिर दो बहनों के बीच भैया का यूं अंतर रखना क्या अच्छी बात है? और मुझे तुझसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहन के आखिरी लफ्ज़ों पर ध्यान न देकर आस्था अपने एक एक शब्द पर जोर देकर बोली। पर दीदी, यह अंतर बनाया किसने? यह तुमने कभी सोचा? मतलब यह कि यह अंतर तुमने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। आस्था अचानक ही जैसे लाल हो उठी। मैंने? पर हाँ दीदी, तुमने भैया को सदैव रिश्ते की छड़ी से दबाए रखा। उनके कर्तव्यों की तो हमेशा तुम्हें याद रही, पर अपने फर्ज की और भूल कर भी कभी नहीं देखा। दीदी, तुम यह भूल गई कि खून के संबंध जन्म से जरूर अपना महत्व और मजबूती लिए होते हैं, पर कभी कभी बाद में यही संबंध मात्र बोझ बनकर रह जाते हैं, जिन्हें निभाने की बस एक व्यवस्था होती है। अब समय आ गया है कि इस बोझ को हम जानबूझकर अपनों के कंधों पर ना डालें। ये तू क्या कह रही है आस्था? तू कहना क्या चाहती है कि मैं भैया से अपना संबंध? रूबी का स्वर हैरानी के आरोह को पार करता इससे पहले ही आस्था ने हंसकर उसे पकड़ लिया। नहीं दीदी, भैया से तुम्हारा संबंध अपनी जगह पर है, पर हाँ, यदि तुम इसी रिश्ते में विवशता की जगह मित्रता का रंग मिला दो तो तुम्हारा संबंध और भी गहरा हो उठेगा, क्योंकि मित्रता उस पुष्प की भांति है जिसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती। रिश्ते चुने नहीं जा सकते, पर मित्र बनाना हमारे अपने अधिकार में है। रिश्ते हमारे शरीर के साथ जन्म लेते हैं, जबकि मित्र हमारा मन स्वयं चुनता है, इसलिए उनमें औपचारिकता नहीं होती। रिश्तों का परंपरागत आडंबर नहीं होता। मैंने भी यही किया है दीदी। औपचारिकता की सारी कड़ियाँ एक और समेट मैंने भैया भाभी को अपना मित्र बना लिया है। मैं समझी नहीं आस्था। तुम तो जानती हो दीदी, विपिन के साथ मैं अक्सर दिल्ली आ जाती हूँ, पर एक बहन के अधिकार से नहीं, बल्कि एक मित्र की हैसियत से, और इसी नाते मैं उनका हर सुख दुख बांटने का प्रयत्न करती हूँ। मैं जानती हूँ कि भाभी को घूमने का शौक है, पर बच्चों के कारण वे जा नहीं पाती, इसीलिए यहाँ आकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें घूमने का अवसर देती हूँ। घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ, इससे उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी यहाँ पर परायापन नहीं लगता। फिर दीदी, जरा यह भी सोचो कि सिर्फ भाई होने के नाते क्या वे हमेशा ही हमारी झोली भरने का दायित्व निभाते रहेंगे? आखिर अब उनका भी तो अपना परिवार है, फिर हम लोगों के पास भी कोई कमी तो नहीं है। आस्था बुआ। तभी नीचे से भैया के बेटे रुद्र का स्वर गुंजा और वह लपक कर नीचे चली गई, पर जाते जाते वह रूबी के लिए विचारों का अथाह समुद्र छोड़ गई। रूबी सोचने लगी, कितना सही कहती है आस्था। स्वयं मैंने भी तो भैया के ऊपर हमेशा यही विवशता थोपी है। दिल्ली आकर घूमना फिरना या फिल्म देखने के अतिरिक्त मुझे याद नहीं कि भाभी के साथ मैंने कभी रसोई घर में हाथ बटाया हो। किस सोच में डूब गई दीदी? काम निपटा कर आस्था फिर ऊपर आई तो रूबी चौंक गई, पर मन की बात छिपाते हुए उसने विषय पलट दिया। वह भैया की समस्या। हाँ सुनो, भैया को इस व्यापार में 5 लाख रुपए का घाटा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। आस्था का गंभीर स्वर रूबी को बेचैन कर गया। वह बोली, क्या कह रही हो? हाँ, भैया ने माल देने के लिए किसी से 5 लाख रुपए बतौर पेशगी लिए थे, पर उसके बाद ही उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उनके पीछे कर्मचारियों की लापरवाही से माल इतने निम्न स्तर का बना है कि कोई इसे आधे पौने में भी खरीदने को तैयार नहीं है। पेशगी देने वाली पार्टी का कहना है कि 1 माह के भीतर या तो वे उन्हें अच्छे स्तर का माल दे, वरना उनका पैसा वापस कर दे। पर वह पेशगी 5 लाख? वह भैया ने कच्चा माल खरीदने में व्यय कर दिया। अब वह भाभी का पूरा जेवर भी गिरवी रख दे तो भी उन्हें 2 लाख से ज़्यादा नहीं कुछ मिलेगा। आस्था इतना कहकर चुप हो गई, पर रूबी के मस्तिष्क में तो अभी भी कुछ चल रहा था। पर भैया ने हम लोगों से यह बात क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? आस्था का स्वर इस बार ज़रूरत से ज़्यादा तीखा था।
तुम तो इस घर में हमेशा बेटी के हक की बग्घी में बैठकर मान सम्मान पाने की दृष्टि से आई, फिर भला वे अपने घर की इज्जत को तुम्हारे सामने कैसे निर्वस्त करते। हम मध्यवर्गीय परिवारों का आत्मसम्मान ही तो एक पूंजी है। फिर भैया का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, कोई उनके गले में हाथ डालकर उनका दर्द भले ही उगलवा ले, पर दूर खड़े व्यक्ति पर तो वे अपनी पीड़ा की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। आस्था ने इतनी बेरहमी से सच्चाई की परतें उधेड़ी कि रूबी कर रहा उठी। आस्था बस करो, और सुनने का मुझ में साहस नहीं है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। रूबी, तभी नीचे से आलोक का स्वर गूंजा और वे दोनों उठकर नीचे आ गई। विपिन और आलोक बाजार से ही खाना ले आए थे। भाभी, आज आपकी रसोई की छुट्टी। आलोक ने हाथ में पकड़ाकर बड़ा सा पैकेट भाभी की ओर बढ़ाया तो वे अचकचा गई। पर यह सब? उन्हें कुछ सुझा नहीं कि क्या कहें। अरे आज हम लोगों की छुट्टी है तो आप लोगों को भी तो आराम मिलना चाहिए। आखिर यह समानता का युग है ना। एक संवेद ठहाका लगा और अचानक ही रूबी को जैसे वातावरण हल्का फुल्का लगने लगा। शाम को चलते समय भाभी ने रूबी के सम्मुख साड़ी और बच्चों के कपड़े के लिए रुपए रखे तो वह पहली बार सकुचा उठी। बस भाभी, औपचारिकताओं के बंधन को तोड़कर आज मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अब फिर मुझे उसी दलदल में मत घसीटो। भाभी, पता नहीं इन शब्दों का अर्थ समझी या नहीं, पर पास खड़ी आस्था ने उन्हें आंख से इशारा किया। कुछ ना बोलते हुए उन्होंने रूबी को अपने अंग में भर लिया। क्यों? मायके से बिछड़ने का गम सता रहा है? ट्रेन में उसे उदास देखकर आलोक ने उसे छेड़ा तो वह धीमे से बोली, वह बात नहीं। तो फिर किसी और से बिछड़ने का? आलोक के स्वर में शैतानी उतर आई, पर वह तो रुवासी हो उठी। तुम्हें मालूम नहीं भैया इस समय कितनी परेशानी में हैं। काश हम उनकी मदद कर पाते। इतने दिनों बाद एकांत पाने पर आलोक का मन तो कर रहा था कि वह रूबी को कुछ और चिढ़ाए, पर उसका उदास स्वर सुन उसने यह विचार छोड़ दिया। मुझे मालूम है, पर तुम्हें कैसे पता चला? आलोक के स्वर में आश्चर्य का स्पर्श था, पर रूबी ने उस ओर ध्यान न दे चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा? क्या भैया की फैक्ट्री? पर आलोक मुस्कुरा दिया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर इतना रुपया? मैंने लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंधक से बात की थी, वह मेरा पुराना मित्र निकला। 15 दिन के भीतर 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ओ आलोक, तुम कितने अच्छे हो। खुशी और गर्व से भरकर रूबी ने पति के दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में भर लिया तो मुस्कुराकर उसने बच्चों की ओर संकेत किया। लजाकर रूबी ने झटके से हाथ छोड़ दिए। बाद में सीट पर बिस्तर लगाते हुए आलोक ने उसे बताया, भैया की परेशानी की कुछ भनक तो मुझे यहाँ आते ही हो गई थी, पर उनसे साफ पूछने का साहस नहीं हो रहा था। विपिन के आते ही उससे मुझे पूरा ब्यौरा मिल गया और फिर भैया से बात करके समस्या चुटकियों में हल हो गई। पत्नी का बदला रूप देखकर आलोक को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। रिश्ते में दुर्गंध आने से पहले ही रूबी ने बासी औपचारिकताओं को जड़ से उखाड़ उसमें हमेशा के लिए ताजगी भर दी थी। पर उससे भी ज़्यादा खुशी का एहसास उस वक्त भाभी के घर से वापस जाते हुए आस्था को हो रहा था, क्योंकि उसके भैया को एक मित्र जो मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।